हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको अगेन वेलकम करता हूं। और आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इसका कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वर्ड को देखें तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स। जब आपको फ्लक्स की डिफिनेशन आ जाएगी, इसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इसी तरह हम फिर आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, जब भी फिजिक्स में फ्लक्स का जिक्र आ जाए तो इट मीन द फ्लो ऑफ समथिंग, किसी चीज का फ्लो होना, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड रिलेटेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। जब भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इट मीन असल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फ्लो है किसी यूनिट एरिया में से। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इसका डिफिनेशन कुछ यूं हो जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड line passing in a unit area provided the condition, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए, it is the number of electric field line passing in a unit area provided the condition that unit area must be perpendicular। मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी यूनिट एरिया में से, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं कि एक यूनिट एरिया है और इसका जो डायरेक्शन है वो ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है, ये भी समझाऊंगा कि किसी एरिया की हम जो ओरिएंटेशन है वो हम किस तरह बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी चार्ज की वजह से जो इस एरिया में से पास होती है और ये जो एरिया है परपेंडिकुलर है, तो हम इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो डिफिनेशन से आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, number of electric field lines passing in a unit area provided the condition that unit area must be perpendicular। it mean कि जब भी किसी यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोटेड बाय फाई ई। फाई चूंकि हम फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ई मीन इलेक्ट्रिक, सो phi E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं उसकी तरफ आते हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस phi E इज इक्वल टू E डॉट A cos थीटा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे और एरिया, चूंकि यहाँ पे जो एरिया है वो स्केलर एरिया नहीं है, वेक्टर एरिया है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि एरिया तो हम स्केलर पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एरिया को एज अ वेक्टर एरिया क्यों ट्रीट करते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। आज सपोज आपके पास एक एरिया है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने एरिया को वेक्टर कंसीडर किया वो क्यों कंसीडर किया इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, दिस वन। अगर कोई आपसे पूछे कि इस एरिया की मुझे ओरिएंटेशन बताएं किस रुख में है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरिया पे एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको हम वेक्टर नॉर्मल कहते हैं और वो हमें डायरेक्शन बताएगा। सपोज अगर ये एरिया ए है और इस पे मैं एक वेक्टर नॉर्मल ड्रा करूं, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, दो वेक्टर यूनिट वेक्टर्स, एक पोजीशन वेक्टर और एक वेक्टर नॉर्मल। चूंकि वेक्टर नॉर्मल हमें किसी एरिया की ओरिएंटेशंस को स्पेसिफाई करता है। अब जब ये एरिया बना, अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर एरिया बना, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
A with the this one. It mean जब भी किसी एरिया पे आप वेक्टर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो इट मीन ये जो एरिया बन जाती है वो अब वेक्टर एरिया हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूले में मैंने लिखा कि फाई इक्वल टू E डॉट A, ये दोनों एरिया थे, और cos ऑफ थीटा। अब आपको ये भी पता है कि इसके साथ हम cos थीटा क्यों लेते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। sin थीटा क्यों नहीं लेते, टेंजेंट थीटा क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं उसकी तरफ फिर हम आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो एरिया हम लेते हैं वो हम वेक्टर एरिया ट्रीट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम एरो लगाते हैं। वैसे नॉर्मली एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, अब आते हैं कि अगर जरूरी तो नहीं है कि जो डेफिनेशन में हमने लिखा कि यूनिट एरिया परपेंडिकुलर हो, अब हम मुख्तलिफ केसेस देखते हैं कि अगर एरिया मुख्तलिफ डायरेक्शन में हो, सपोज पहले एरिया ऐसे हो, अगर ये ऐसे पड़ा हो या मुख्तलिफ कोई भी एंगल बना रहा हो, तो हम अब ये डिस्कस करते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या होगा, उसकी तरफ आते हैं। तो इसके केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 में हम ये देखते हैं, सपोज इसको आप केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं, केस नंबर 2 जो भी आप अपने मर्जी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं, केस A केस B आप जो भी इसको लिख सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि व्हेन, अच्छा, F द एंगल, जो एंगल है थीटा, F द एंगल बिटवीन, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये किस किस के बीच में, जो काश के साथ थीटा आता है, ये असल में किस किस के बीच में होता है वो भी बता देता हूं। F द एंगल बिटवीन E इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया A इज 0। फॉर एग्जांपल अगर थीटा मेरे पास 0 हो, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में है, E और वे या A के बीच में। तो इसको मैं कैसे ड्रा करता हूं, सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दिस वन, अब जो एरिया है वो कुछ यूं रखा हुआ है, सपोज मान लो इसको। अब अगर मैं कहूं कि ये जो एरिया है, थोड़ा सा सही ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, सपोज दिस वन। अब यहां से जो वेक्टर नॉर्मल मैंने ड्रा किया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें जो एरिया का डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे पास हो रही है। क्योंकि डायग्राम में अगर आपको सही समझ नहीं आ रहा, सपोज आप इसको ऐसे भी कंसीडर करते हैं, अगर ये मेरा एरिया है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और इसका जो मैंने यूनिट वेक्टर ड्रा किया है वो कुछ यूं है। अब अगर मैं देखूं, अगर आप ध्यान से देखें, जो एरिया का ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में जो एंगल है डेफिनेटली वो क्या है, वो 0 है। सो आपके पास फिर फ्लक्स क्या होगा, F द एंगल बिटवीन E एंड A इज 0, देन क्या हो जाएगा, सो फाई E इक्वल टू E डॉट A cos 0, क्योंकि थीटा की जगह पे 0 आया। दोबारा मैं बता रहा हूं कि ये जो थीटा है ये E और एरिया के बीच में है, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है cos थीटा बराबर है cos 0 बराबर है 1 के, सो आपके पास ये आ जाएगा फाई E इक्वल टू E डॉट A और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये हमें शो कर रहा है मैक्सिमम फ्लक्स E डॉट A या EA। दिस इक्वेशन शो दैट, इसके नीचे आप ये स्टेटमेंट लिख लें, दिस इक्वेशन शो दैट मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन है किसी यूनिट एरिया में से वो मैक्सिमम पास हो रही है। अब आते हैं कि अगर ये जो एरिया है ये ऐसे पड़ा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
और एरिया के बीच में जो एंगल है वो 90 बन रहा हो, फिर इस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया में से पास होते हैं या नहीं। केस नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो वो हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अच्छा, केस नंबर 2 में हम क्या कंसीडर करेंगे, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। केस नंबर 2। अच्छा, आराम आराम से नोट करें, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आप यूं भी ले सकते हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री हो किसके बीच में, एफ थीटा 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ए। मैं शॉर्टकट लिखता हूं, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ई एंड ए, एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एफ थीटा एंगल is 90 degree, f theta equal to 90 degree between E and A, then फिर क्या होगा, then the flux, फिर फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, then flux will be zero। मतलब ये है no flux। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऐसे पड़ा हो, सपोज कैसे, देखें ये यूनिट एरिया है, इसकी डायरेक्शन कुछ यूं है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं पास हो रही है ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें, एरिया की ओरिएंटेशन एन वेक्टर नॉर्मल और ई के बीच में जो एंगल देखें वो 90 है। अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देखें, दिस वन और ये, तो इसके बीच में जो एंगल आपको नजर आ रहा है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो जीरो मिलेगा। मतलब ये है कि जो एरिया में से फील्ड लाइन है वो पास ही नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। कैसे, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए cos 90, और आपको पता है cos 90 बराबर है 0 के। So cos 90 equal to 0। By putting the above equation we get, आपके पास जो आ जाएगा phi e, I think ये आपको नजर आ रहा होगा, phi e डॉट a और ये हो जाएगा 0। जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा phi e इक्वल टू 0, जीरो फ्लक्स। देखिए डायग्राम से भी क्लियर है कि कोई भी फील्ड लाइन इस यूनिट एरिया में से पास नहीं हो रही, तो जीरो फ्लक्स, नो फ्लक्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब आते हैं, जरूरी नहीं है कि जो एरिया है, सपोज जो एरिया हमने पहले ऐसे लिया था, इसका डायरेक्शन कुछ यूं था, फिर हमने ऐसे लिया, अगर ये एरिया कुछ एंगल बना रहा हो, कोई भी एंगल जो कि 0 90 के अलावा हो, तो फिर हम कैसे फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे ई डॉट ए cos थीटा का। लेकिन उस केस में हमने ये देखना होगा कि ये cos थीटा क्यों लेते हैं, वो बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ, वो नोट करते हैं। केस नंबर 3 में हम ये लेते हैं कि अगर एरिया ए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल बना रहा है जो कि 90 और 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी हो, तो हम देखते हैं कि फिर हम कैसे इसको डील करें। सपोज केस नंबर 3, फिर इसके बाद केस नंबर 4 में भी आते हैं, लास्ट केस होगा ये हमारा। केस नंबर 3, if the electric field line, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E एंड एरिया A making certain एंगल को हम डिनोट करते हैं
थीटा से सर्टेन एंगल थीटा, देन फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देन फाई ई इक्वल टू, देखें अब इस केस में अगर आप देखें सपोज अब जो मैं एरिया लेता हूं थोड़ा सा ना ऐसे लेता हूं ना ऐसे, थोड़ा सा इसको टिल्ट, जब मैं टिल्ट लूंगा सपोज ये एरिया है और इसकी डायरेक्शन ये है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इसको मैं कुछ यूं ड्रा करूंगा। सपोज देखें ध्यान से, ये जो एरिया है ऐसे पड़ा हुआ है इसमें, अब एरिया की जो अगर आप डायरेक्शन देखिए तो कुछ यूं है, सपोज ऐसे है जो कि टिल्ट पड़ा हुआ है। वेक्टर नॉर्मल जब मैं ड्रा करूंगा तो ये हमारा वेक्टर नॉर्मल है जो कि एरिया की डायरेक्शन बता रहा है। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ध्यान से देखें ऐसे, दिस वन, तो अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, अब चूंकि यहां पे एक वेक्टर एरिया है और वेक्टर जब कोई एंगल बनाते तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा रिजोल्यूशंस। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से प्रोजेक्शन गिराए सीधा, तो ये एरिया का y कंपोनेंट होगा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एरिया का x कंपोनेंट होगा। अब अगर आप ध्यान से नोट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जो एरिया का x कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली आपने रेजोल्यूशन में पढ़ा है कि हम y कंपोनेंट के साथ sin थीटा लेते हैं और जो x कंपोनेंट है इसके साथ हम cos थीटा लेते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे जो फार्मूला आएगा आपके पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ ही आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए एक्स। चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है असल में ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट एरिया का। सो डॉट प्रोडक्ट में जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट में हम वैसे भी cos थीटा लेते हैं। तो यहां से भी आपको ये क्लियर है और यहां से भी एक और डेफिनेशन मैं बताऊंगा फ्लक्स का, आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं आपको कहूं कि इस ax की जगह पे जो कि ये वाला कंपोनेंट है वो a cos थीटा है, अगर आप इसको एज अ वेक्टर कंसीडर करें तो ax की जगह पे डेफिनेटली a cos थीटा आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन बिकम, आपके पास ये जो इक्वेशन आएगा फाइनली कुछ यूं आ जाएगा, फाई e इक्वल टू e डॉट a cos थीटा। इट मीन कि जो ax था, आप अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेते हैं तो वेक्टर शो करने की जरूरत नहीं है। इट मीन असल में ये ऐसा वेक्टर है, अगर इसके ऊपर मैं एरो ड्रा करूं या ना करूं ये कॉमन सेंस की बात है कि ये हमने वेक्टर कंसीडर किया है। अब अगर आप देखें ax की जगह पे क्या लिखा, a cos थीटा। सो दिस इज द इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कि किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है। अब यहां पे ये देखते हैं कि क्या फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो डेफिनेटली होगा, अगर नेगेटिव भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो वो केस नंबर 4 में देखते हैं। केस नंबर 4 क्या होगा उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। केस नंबर 4 में अब हम ये देखते हैं कि एरिया की ओरिएंटेशन कुछ अलग हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही हो। इट मीन सपोज अगर मैं आपको कहूं कि केस नंबर 4 इसको कंसीडर करें आप, जो कि मैं बता रहा हूं ये जो नेगेटिव फ्लक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर ये भी समझेंगे कि अगर नेगेटिव फ्लक्स हो सकता है तो इसका मतलब क्या है इसको भी समझेंगे। सपोज अगर एंगल F थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर जो एंगल हो किसके बीच में, अब आपको पता चल गया बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन E एंड A। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में 180 डिग्री हो तो अब ये कैसे पॉसिबल है। फिर इस केस में फ्लक्स क्या होगा और वो हमें क्या सेंस देगा उसकी तरफ आते हैं। सपोज वही एरिया है, अगर मैं आपको कहूं कि ये यूनिट एरिया है दिस वन और इसकी डायरेक्शन जो है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप
सिर्फ कंसीडर करें, इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो ये है। सपोज मैं ये कहता हूं कि जो एरिया है मेरे पास उसकी डायरेक्शंस जो कि मैंने यहां पे ड्रा किया है ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इट मीन जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में एंटी पैरेलल है। एरिया का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस ये हो गई। तो अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप एंटी पैरेलल को देखें तो एंटी पैरेलल में जो एंगल होता है, मतलब एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो शो करे, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री में जो डिफरेंटली फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos 180 उसके बराबर है। यह हमारा n है, और यहां से अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास करूं तो आपको ये किस तरह फील होगा? डिफरेंटली आपको ये कुछ ये फील होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ए वेक्टर एरिया। सो अगर आप इसको देखें तो इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? 180 है। सो f थीटा 180 डिग्री बिटवीन E एंड A, देन जो आपके पास फ्लक्स होगा देन phi E इक्वल टू E डॉट A cos थीटा, और cos 180 अगर मैं पुट करूंगा तो डेफिनेटली वो -1 आएगा। अब देखते हैं आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा? phi E इक्वल टू E डॉट A cos, सॉरी यहां पे आ जाएगा -1। सो आपके पास जो फ्लक्स आया वो -EA आया, मतलब दिस इक्वेशन शो दैट नेगेटिव फ्लक्स। अब आते हैं कि ये नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको समझ आ गई है कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट मीन दिस इक्वेशन शो दैट द फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो आपके माइंड में ये हो कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सारे केसेस हमने डिटेल से पढ़े हैं। अब आते हैं, ये देखते हैं कि जो फ्लक्स नेगेटिव है उसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है, बस ये लास्ट वन है, अगर फ्लक्स एंटर हो रहा है, मतलब किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो फ्लक्स का समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि जो एंट्रिंग फ्लक्स है ये वाला, ये जो एंट्रिंग फ्लक्स है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये जो लीविंग फ्लक्स है इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है। अब जो जीरो फ्लक्स की हमने केस पढ़ी थी वो कुछ यूं थी, बीच में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये 3 लाइन है, जितनी लाइन एंटर हुई उतनी लाइन ने लीव किया, सो एंटरिंग फ्लक्स विल बी कंसीडर पॉजिटिव एंड लीविंग फ्लक्स विल बी कंसीडर नेगेटिव। अब अगर बीच में देखें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इट मीन जो बीच में है वो जीरो फ्लक्स है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।